हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई का वेबसाइट में अभी ओपन किया हूं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो पोर्टल खुला हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिस करके यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस ग्रेड 3 ओपनिंग डेट 9 मार्च 2024 यानी कल और क्लोजिंग डेट 8 अप्रैल 2024। और यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं और यहाँ पे अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन मेरे सामने आ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं ये जो नोटिफिकेशन है ये एकदम फाइनल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से अभी पब्लिश किया गया है वेबसाइट में। ठीक है, कोई भी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल पोर्टल पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन जो है अगर आप इसी के इंतजार में थे रेलवे टेक्नीशियन कब आएगा, तो चलिए मैं इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा, आपको बताऊंगा। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिस चेंजेस के बारे में कभी कोई आईटीआई स्टूडेंट्स कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये जो रेलवे टेक्नीशियन है ये खास करके आईटीआई स्टूडेंट्स के स्पेशल ये कैटेगरी समझा जाता था। लेकिन इस बार रेलवे ने बड़ी बदलाव कर दिया। जो रेलवे टेक्नीशियन स्टूडेंट्स की जो आईटीआई का जो ट्रेड टेस्ट होता था, मतलब थ्योरी टेस्ट होता था, जो उसके ट्रेड थ्योरी के ऊपर 75 मार्क का जो टेस्ट लिया जाता था सीबीटी 2 में, उसको पूरी संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। मतलब सीबीटी 1 केवल होगा, सीबीटी 2 नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बदलाव है। आईटीआई स्टूडेंट्स अभी सुन के ताजुब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे में तो आईटीआई स्टूडेंट्स का कोई अहमियत ही नहीं रहेगा। तो ये सभी चीजों को मैं अभी बताऊंगा, विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को। तो आप यहां देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 9 मार्च 2024 है और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 8 अप्रैल 2024 है। ये तो सभी आपको रेलवे कैलेंडर में भी बताया गया था। इसके बाद आपको मॉडिफिकेशन के लिए 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे समय दे दिया जाता है और ये केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2 कैटेगरी के पोस्ट दिया गया है। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ पे दे दिया गया है पोस्ट। 2 कैटेगरी के जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो ये पोस्ट है, यहां पे मैं आपको बता दूं ये पीसीएम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे जो डिप्लोमा डिग्री वाले हैं वो भर सकते हैं। यहां पे आईटीआई स्टूडेंट्स नहीं भर सकते हैं। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है यहां पे लगभग पोस्ट मतलब 95% पोस्ट में यहां पे आईटीआई स्टूडेंट्स ही केवल भरेंगे और यहां पे डिप्लोमा डिग्री वाले नहीं भर सकते हैं। प्लस कुछ ही पोस्ट में मतलब 5% टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट में आपके पीसीएम वाले, ठीक है, पीसीएम वाले भर सकते हैं। ठीक, पे लेवल देख सकते हैं, ये पे लेवल 2 है। ग्रेड 3 जो है वो पे लेवल 2 है और ग्रेड 1 जो सिग्नल का पोस्ट है वो लेवल 5 का है। इनिशियल पे जो है वो आपको पता है 29,200 से ये शुरू होगा और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है B1। 18 से 36 ईयर दिया है जो ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है। 18 से 36 एज दिया गया है और 1092 पोस्ट दिया गया है। और टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 19,900 यहाँ पे बेसिक पे दिया गया है और यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये अनेक्स्टर में दिया गया है। आप सभी उसको पढ़ के समझेंगे आगे जाके। 18 से 33 ईयर यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह लागू हो जाता है और यहाँ पे पोस्ट की संख्या 8,052 पोस्ट दिया है। ये कई सारे रेलवे जोन में ये निकला हुआ है। ये पोस्ट 1,092 एक ही जोन में नहीं है, कई सारे जोन में आपको देखने को मिलेगा और टोटल 9,144 पोस्ट यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 52 पेज की ये नोटिफिकेशन है। पूरे 52 पेज को मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो 3 घंटे का वीडियो होगा। तो यहाँ पे मैं आपको वही पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ही नेसेसरी है आपके लिए और आपको जानना भी बहुत आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन या इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यहां पे बताया गया है जो स्टूडेंट्स अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, आईटीआई का रिजल्ट नहीं आया या पीसीएम या फिर आपका डिप्लोमा डिग्री का रिजल्ट पूरा जो सर्टिफिकेट है, मेन सर्टिफिकेट है, वो अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये बताया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे एलिजिबिलिटी में
आप वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनका जो एग्जाम पास आउट हो चुके हैं, जिनके पास ऑलरेडी जो है सर्टिफिकेट है, वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ जो मेडिकल फिटनेस को क्लियर कर रहे हैं वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स मेडिकली अनसुइटेबल होंगे उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए अप्लाई करें। अगर आप A3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या B1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, B2 के लिए, B3 के लिए, मेडिकल स्टैंडर्ड को थोड़ा ध्यान देके आप पोस्ट जरूर भरें, ये मेरा सजेशन रहेगा आप सभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे एज दिया गया है, जैसे कि मैं बताया 18 से 33 जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, और ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा हम आ जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप एक एक्टिव मोबाइल नंबर प्लस एक परफेक्ट आपका चालू ईमेल आईडी नंबर देंगे, जिसमें आपको वो ई कॉल लेटर भेजेंगे या SMS भेजेंगे या मेल भेज के आपको सूचित करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में दिया गया है कि आपको अगर आपका क्रिएट अकाउंट मांगेगा, अगर अकाउंट आपका नहीं होगा रेलवे में, अगर आप फॉर्म भरते समय अकाउंट आपका दर्ज नहीं होगा रेलवे वेबसाइट में, तो आपको वहाँ पे क्रिएट अकाउंट करके मांगेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप लॉगिन पासवर्ड देके उस अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहां बताया गया है कि अगर आपका किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है फॉर्म में, तो ये जो आपको यहां पे ऊपर बताया गया है जो मॉडिफिकेशन डेट 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक की जो मॉडिफिकेशन डेट है, उसी मॉडिफिकेशन डेट के अंदर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे कि आपको पता है ये मोबाइल नंबर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, आप अपने ईमेल आईडी को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट नंबर को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये 3 चीज को छोड़ के बाकी सभी चीजों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री में नहीं होगा। उसके लिए आपको 250 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक बार के लिए अगर आप 5 बार करेंगे तो 5 बार होगा, 10 बार करेंगे तो 10 बार मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन प्रत्येक बार के लिए आपको 250 रुपीज यहां पे चार्ज देना पड़ेगा, यहां पे बताया गया है। उसके बाद देखिए 18 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार की यहां पे मॉडिफिकेशन नहीं अलाउ किया जाएगा, यहां पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो यहां बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, जैसे कि मैं आपको बताया हूं ये बहुत बड़ी बात है। इस बार जो टेक्नीशियन में रेलवे टेक्नीशियन की इस प्रकार की नोटिफिकेशन कोई बिलीव नहीं किया था, कोई भी ITI स्टूडेंट्स बिलीव नहीं किए थे, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 दो प्रकार की CBT होता था हमारे ITI स्टूडेंट्स के लिए, और जिसमें CBT 1 में जो होता था उसमें नॉन टेक्निकल 100 मार्क का एग्जाम होता था, और CBT 2 में जो होता था वो कुल मिला के पूरे जो ITI रिलेवेंट ट्रेड थ्योरी हो गया या वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सभी चीज आता था। तो ITI स्टूडेंट्स आसानी से उसको अपना मतलब क्या है अपना परफॉर्मेंस दिखाते थे और नौकरी लेके चले जाते थे। लेकिन इस बार ये पूरा ITI की अहमियत को खत्म कर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर ITI के ट्रेड थ्योरी आपका बहुत बढ़िया है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका अगर नॉन टेक्निकल में पकड़ है तो आप इसको एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 2018 में जो इसको चेंजेस किया गया था CBT 1 CBT 2 करके, उसको पूरी खत्म कर दिया गया है। स्टूडेंट्स इस चीज को आप नोटिस कीजिए। अब उसके बाद देखिए ALP से ये पूरा डिफरेंट नोटिफिकेशन है। ठीक है, ALP से पूरा डिफरेंट नोटिफिकेशन है ये, तो ये बहुत बड़ी बात है, आप इस चीज को नोट कीजिएगा। ALP में ITI वालों का अहमियत रखा गया है, बट टेक्नीशियन में ITI वालों का अहमियत को पूरी खत्म कर दिया गया है। एक ही CBT होगा जिसमें आपको नॉन टेक्निकल में 100 मार्क का पेपर दिया जाएगा, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। आप जितना मार्क खींचेंगे उसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसका रेशियो होगा 1:1, मतलब एक पोस्ट के लिए एक ही व्यक्ति को ही वो बुलाएंगे। अगर वो नहीं हो पाए तो फिर वेटिंग लिस्ट से उनको लिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क जो रहेगा उसी के अनुसार उनको मल्टीपल शिफ्ट में उनके नॉर्मलाइजेशन होगा, उसी के अनुसार उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1:3 रहेगा। ठीक है, ये तो पहले से भी था। तो ये सभी चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। जो बैंड आइटम्स है, जो जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे कि मोबाइल वगैरह हो गया, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस, ये सब पहनना, लेके जाना, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, डूज और डू नॉट्स,
तो जो स्टूडेंट्स इसको अच्छे जानते हैं कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आपको मान के अंदर आप जैसे ही फॉर्म भरते समय हो या आप जब एग्जाम देते हैं तब हो, ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है साधारण इंस्ट्रक्शन में, है ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंटली डिबार्ड बाय आरआरबी या आरआरसी, जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि जो स्टूडेंट्स को पहले ही आरआरबी बैन कर चुका है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी स्टेट गवर्नमेंट से या किसी पीएसयू से अगर आप मतलब सस्पेंड हुए हैं या टर्मिनेट हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में 1.8 नंबर में बताए हैं कि आप अपने नाम तथा आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पापा का नाम या माता का नाम वही रखेंगे जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में दर्ज है, अन्यथा वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ 1.9 पॉइंट में ये बताया गया है कि जो आपका हैंडराइटिंग रहेगा वो हैंडराइटिंग आपका चालू रहेगा। चालू मतलब जैसे आप कैपिटल में हैंडराइटिंग करते मतलब आपका साइन मारते हैं उसी प्रकार रहेगा। ब्लॉक लेटर में आप साइन मत मारिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। उसके बाद देखिए 1.11 में बताया गया है कि अगर रेलवे चाहेगा तो आपका जो है वैकेंसीज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है या इसको बिल्कुल रद्द भी कर सकता है, तो ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद सीधा हम नीचे आ जाते हैं 1.16 जो कि पोस्टिंग पे बताया गया है। देखिए अगर जैसे कि आप जानते हैं एलपी नोटिफिकेशन के समय में ये बताया गया था कि अगर आपको एक बार पोस्टिंग के बाद अगर आपको ट्रांसफर चाहिए होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना होम टाउन में आना चाहते हैं, इस प्रकार के केस में उनको ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर to other railway would be registered till the newly appointed candidate completes एटलीस्ट 5 to 10 years ऑफ सर्विस। ठीक है, मतलब ये कुल मिला के आप समझ लीजिए कि 5 साल के पहले आपका ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी हो ही जाता है, म्यूचुअल में हो जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रांसफर लेके अपने अपने होम टाउन में आ चुके हैं। ठीक है, ये पिछले बार भी इसी प्रकार लिखा गया था, तो बहुत बड़ी ये मैटर नहीं है। उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं नीचे 1.21 पॉइंट में। देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, कैंडिडेट्स को ये एडवाइस दिया गया है कि लास्ट मिनट रश से बचिए, मतलब आखिरी डेट तक आप इंतजार नहीं कीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, मतलब ये मान के चलिए कि 8 अप्रैल से पहले आप फॉर्म को 10 दिन पहले 5 दिन पहले तक अपना फॉर्म फिलअप करने का काम को निपटा लीजिए। अगर फिर भी कहीं पे आपका पेमेंट में कोई असुविधा हुआ या पेमेंट लटक गया तो इस वेबसाइट पर, ठीक है, इस मेल आईडी पर आप मेल करके उनको सूचना दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे सीधा आ जाते हैं हम मेडिकल स्टैंडर्ड पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेडिकल फिटनेस सबसे कि A3 फिजिकली फिटनेस स्टूडेंट्स जिनका A3 जो स्टैंडर्ड दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं डिस्टेंस विजन 6/9 और यहाँ पे आपका नियर विजन भी 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे आपको कलर विजन की टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विजन होगा, नाइट विजन का टेस्ट होगा। उसी प्रकार B1 फिजिकल फिटनेस में भी उसी प्रकार लगभग यहाँ पे सभी चीजों को बताया गया है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है पावर ऑफ लेंसेस नॉट टू एक्सीड 2D। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 4D और इसमें भी 4D है। तो इसी प्रकार B1 और B2 जो है थोड़ा सा नॉर्मल होता है, A3 जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए, मतलब अगर लेजर किसी का आंख में ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, वो तो A3 के लिए वो अप्लाई ना करें, ये मेरा इंस्ट्रक्शन रहेगा। अगर लेजर ऑपरेशन आपका हुआ है तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड से आप बचे, अन्यथा आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा गया है कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लैसिक सर्जरी, मतलब अगर आप लेजर ऑपरेशन हुआ है तो आप ये A3 स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड से आप बचे। यू आर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है, देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड A3। ओके, तो इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट तो आप पता ही है आपको, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि आपको 18 से 33 और 18 से 36 के बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। SC स्टूडेंट्स को 5 साल का और OBC स्टूडेंट्स को 3 साल का, एक सर्विसमैन को भी 3 साल का। यहाँ पे सभी कुछ डिटेल्स लिख दिया गया है, तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो इससे आप जरूर फायदा उठाइए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको पता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका अप्रेंटिसशिप, अगर आप फ्रेश अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप ITI किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो भी, अगर डिग्री किए हैं तो भी, अगर
पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका बीएससी था, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, खाली मैट्रिकुलेशन करके आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद फीस के लिए देखते हैं। फीस के लिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि ये जो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, माइनॉरिटीज और EBC स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सभी के लिए 500 रुपये यहाँ पे फीस लगेगा और इन स्टूडेंट्स के लिए 250 रुपये का फीस लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे EWS स्टूडेंट्स और EUR स्टूडेंट्स इनके लिए 500 रुपये की फीस लगेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट तो आप जानते हैं, ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको करना होगा। ठीक है, फिर सीधा नीचे आ जाते हैं हम। इस प्रकार की रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब 3 स्टेज कर दिया है। 3 स्टेज कैसे? 1 केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये CBT 1 होगा ओनली। ये बहुत बड़ी बात है, ये केवल CBT 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। जो CBT 2 करके पहले CBT 2 था, 2 को संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। टेक्निकल पेपर को पूरी खत्म कर दिया गया है, मतलब ये CBT 2 को ही खत्म कर दिया गया है। टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे दिया गया है टोटल डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग रहेगा, 1:3 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद आपको क्वालिफाई करने के लिए UR और EWS स्टूडेंट्स को 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% मार्क्स यहाँ पे आवश्यक है। और दिस परसेंटेज में बी रिलैक्स्ड 2% ऑफ PWBD कैंडिडेट्स इन केस ऑफ शॉर्टेज। PWBD अगर स्टूडेंट से कोई छात्र अगर फिजिकल हैंडीकैप है और वो अगर SC कैटेगरी में आता है तो उसको 28% में उसका सिलेक्शन हो सकता है 30% के बदले। अगर वो जनरल में आता है तो 40% के बदले 38% में उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो 2% का यहाँ पे रिलैक्सेशन PWBD कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ पे हमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, ठीक है, ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल रहा है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपके सामने PDF में दिया गया है और किसमें से कितना क्वेश्चंस आएंगे उसका भी यहाँ पे ब्रीफ दिया गया है। बाद आपका यहाँ ITI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है आपका ITI स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1:3 निगेटिव मार्किंग मिलेगा और सेम UR EWS स्टूडेंट्स के लिए 40% और OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, सेम रूल है ना। ST के लिए 25% और PWBD स्टूडेंट्स है तो हर किसी कैटेगरी में से 2% रिलैक्सेशन के तौर पे उसको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मिलेगा, जनरल अवेयरनेस मिलेगा, जनरल साइंस मिलेगा। यहाँ पे उसका ब्रीफ भी बताया गया है, तो किस चैप्टर में से कितना मार्क्स आएगा यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में से 25 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से 25 मार्क आएंगे, जनरल साइंस से 40 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपको 10 मार्क के क्वेश्चंस आपको देखने को पेपर में मिलेगा और इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेगा। इसमें किसी प्रकार के ट्रेड थ्योरी नहीं है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि इसमें ये देगा नहीं देगा, कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जनरल साइंस बताया गया है तो आप जनरल साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ट्रेड थ्योरी तो बिल्कुल है ही नहीं, तो इसलिए केवल एक ही पेपर होगा, CBT 1 होगा, CBT 2 को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो आप स्कैन डॉक्यूमेंट आपका आप दिए होंगे उसी स्कैन डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपरली आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना होगा। और किस प्रकार आपको आवेदन करना है, सेम प्रोसीजर। अगर आप ALP अप्लाई किए हैं तो सब कुछ सेम प्रोसीजर है। आप अपना ईमेल ID के थ्रू लॉगिन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप फोटो को, एक क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो को आपको जिस प्रकार मांगा गया है 30 to 70 KB के अंदर, उसी प्रकार उसको अपलोड करें। और स्टूडेंट्स आप सभी को बताया जा रहा है कि जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर परफेक्ट होनी चाहिए। मेल ID और जो आपका मोबाइल नंबर है वो कभी बदलना नहीं चाहिए, ना डीएक्टिव होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आप कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। अब उसके बाद हम सीधा चलते हैं कि जो आपका
एप्लीकेशन जो मतलब आप जो फॉर्म भरेंगे वो किस जोन में भरेंगे उसके तरफ हम सीधा ध्यान देते हैं, और इसमें आपको क्या कैसे देखने को मिल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सीधा चलते हैं। देखिए कई सारे पोस्ट कोड निकले हैं, देखिए कई सारे पोस्ट कोड यहाँ पे निकले हैं। आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल निकला है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वागन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंट ये क्रेन ड्राइवर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के मतलब आईटीआई वालों के लिए बहुत सारे पोस्ट निकले हैं। और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। आप अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर में भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर भर रहे हैं तो आपके पास फीटर ट्रेड की, ठीक है, एनसीबीटी सर्टिफिकेट या एससीबीटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, या फिर आप उसी फीटर ट्रेड से कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेड, ठीक है, आप मतलब अप्रेंटिसशिप आप किए होंगे और उस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में फीटर मेंशन होना अनिवार्य है। उसी प्रकार अगर आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अगर कोई वेल्डर, ठीक है, वेल्डर के लिए क्या मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर अगर आप इसमें भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन जो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दिया गया है जैसे कि मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनसीबीटी एससीबीटी वेल्डर में वेल्डर गैस वेल्डर या इलेक्ट्रिक वेल्डर, गैस कटर, ठीक है, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर टिग मिग और मैट्रिकुलेशन, इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप अगर किए हैं वेल्डर में तो भी आप एलिजिबल हैं। तो प्रत्येक पोस्ट कोड के साथ साथ इसकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका लिस्ट दे दिया गया है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप उस जोन में जाइए जिस जोन में आपका ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं बताया टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर में यहाँ पे ज्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है, कहाँ पे, अहमदाबाद में। तो मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे भरूं, ठीक है। तो मैं अगर जनरल स्टूडेंट्स हूं तो मैं एक जनरल स्टूडेंट होने के नाते मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरा ये 82 पोस्ट मिल रहा है। इसी प्रकार मैं दूसरे जोन में भी देखते जाऊंगा कि कहाँ पे कितना पोस्ट मिल रहा है, मैं क्या इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। मैं अपना कैटेगरी के अनुसार, ठीक है, मैं अपना जो रेलवे जोन है उस जोन को मैं पहले प्रेफर करूंगा कि मैं कहाँ पे मेरा ज़्यादा सीट है, उस सीट के अनुसार मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है क्या, अगर बन रहा है तो मैं वहाँ उसको मार्क करूंगा और फिर उसको भरूंगा। स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इसके ऊपर हम एक बढ़िया वीडियो बना देंगे कि आपके जोन सिलेक्शन और पोस्ट सिलेक्शन किस प्रकार एक कॉम्बिनेशन बना के आप इसको भरेंगे। फॉर्म भरते समय जोन को अहमियत देते समय आप ध्यान रखिएगा, अगर आप पोस्ट गलत चुन लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सपोज इलेक्ट्रिकल को बिलोंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कई जगहों पे मांगा है, ठीक है, कई जगहों पे इलेक्ट्रिकल मांगा है। और यहाँ पे देखिए डीजल में भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल में भी इलेक्ट्रिकल मांगा है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रिकल मांगा है। तो इसी प्रकार किस में भरेंगे तो आपको कंपटीशन कम मिलेगा, उस चीज को आप बेहतर समझ के आप भरिएगा फॉर्म। अगर आप सही से नहीं समझे और भर दिए फॉर्म, आपको पोस्ट ज़्यादा दिखा, आप फॉर्म भर दिए तो आप हो सकता है आप मतलब आपका सिलेक्शन बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आईटीआई वालों का अब कोई अहमियत नहीं रहा। सिर्फ नॉन टेक्निकल अगर आपका सही है तो आप क्लिक कर जाओगे। लेकिन याद रखना है कि आप नॉन टेक्निकल जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा आप आईटीआई रिलेवेंट पढ़िए। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली नॉन टेक्निकल जो एसएससी बैंकिंग जो तैयारी करते हैं उनके जैसे पढ़ने लगे तो आप हो सकता है मतलब क्वालिफाई ना कर सके। तो इसीलिए दिमाग लगा के पढ़िए, क्योंकि ये आईटीआई क्वालिफिकेशन का ये पोस्ट है, ठीक है, आईटीआई क्वालिफिकेशन वालों का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पे आरआरबी बेंगलोर में देख सकते हैं कि किस प्रकार के पोस्ट निकले हैं, भोपाल में भी देख सकते हैं कितने पोस्ट निकले हैं, और आपको यहाँ पे फिर भुवनेश्वर में भी देख सकते हैं, बिलासपुर में भी देख सकते हैं। उसी प्रकार आप चंडीगढ़ में, चेन्नई में,
और उसके बाद फिर आप गोरखपुर में देख सकते हैं, गुवाहाटी में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता में भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे जो जोन है वहाँ पे मालदा में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुंबई में भी देखने को मिल रहा है, मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिल रहा है, पटना में देखने को मिल रहा है, प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है, उसके बाद रांची, उसके बाद सिकंदराबाद यहाँ पे, उसके बाद सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसी प्रकार कई जोन में यहाँ पे पोस्ट सब निकला हुआ है। जहाँ पे आपका पोस्ट सुइटेबल है वहाँ पे आप देख के उसी अनुसार आप पोस्ट को अपना क्वालिफिकेशन के अनुसार भरेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा कि जोन सिलेक्शन और यहाँ पे जो पोस्ट सिलेक्शन है वो परफेक्टली मेंटेन आप करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, अन्यथा आपका पूरे के पूरे बेकार हो जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड को भी देख लीजिएगा, कहीं आप A3 में तो भर नहीं रहे हैं। अगर आपका आई ऑपरेशन हुआ है, लेजर ऑपरेशन हुआ है तो A3 से बचिए। बात करते हैं सबसे ज्यादा कहां पे पोस्ट निकला है, किस जोन में पोस्ट निकला है सबसे ज्यादा। देखिए अहमदाबाद से हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं अहमदाबाद में सबसे टोटल कुल सीट निकला है 761, ठीक है। उसी प्रकार अगर अजमेर में हम चलते हैं तो हम देखने को हमें मिलेगा कि टोटल अजमेर में जो पोस्ट निकला है वो निकला है कितना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ये 69 और ग्रेड 3 में 453 पोस्ट निकला है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बेंगलोर में देखेंगे तो बेंगलोर में हमें देखने को मिल रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 44 पोस्ट निकला है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 98 पोस्ट निकला है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे कौन सा भोपाल का पोस्ट जोन देखते हैं तो भोपाल जोन में हमें देखने को मिल रहा है ग्रेड 1 में 79 और ग्रेड 3 में 373 पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ भुवनेश्वर में देखें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ओनली 12 पोस्ट देखने को मिल रहा है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ओनली 138 पोस्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर जो कि ALP के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट यही निकला था, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि टेक्नीशियन के लिए भी बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे निकला है। 766 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और 95 टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ALP की तरह टेक्नीशियन का भी पोस्ट ज़्यादा इस बार आया हुआ है। उसके बाद चंडीगढ़ में देख सकते हैं 86 टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए और 111 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए निकला हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे चेन्नई का दिखा रहा है, चेन्नई का टेक्नीशियन ग्रेड जो 1 के लिए है वो 48 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो हमारे ITI स्टूडेंट्स के लिए 785 पोस्ट निकला है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट पोस्ट चेन्नई में अभी तक हमें देखने को मिला। उसके बाद देखते हैं हम गोरखपुर में कितना पोस्ट निकला है। गोरखपुर में यहाँ पे हम देख सकते हैं 59 पोस्ट निकला है हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए 146 पोस्ट निकला है। गुवाहाटी में अगर हम देखें तो ग्रेड 1 के लिए 16 पोस्ट और ग्रेड 3 के लिए 608 पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम अगर जम्मू श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 35 पोस्ट ग्रेड 1 के लिए और 256 पोस्ट ग्रेड 3 के लिए निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता की, कोलकाता में यहाँ पे 74 पोस्ट ग्रेड 1 के लिए और 432 पोस्ट हमारे ग्रेड 3 के लिए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मालदा की बात करें ग्रेड 1 के लिए 17 और ग्रेड 3 के लिए 258 पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में देखिए सबसे हाईएस्ट पोस्ट टेक्नीशियन के लिए निकला हुआ है। ग्रेड 1 के लिए भी हाईएस्ट 152 और ग्रेड 3 के लिए भी हाईएस्ट 1132 पोस्ट निकला हुआ है। टेक्नीशियन के लिए सबसे हाईएस्ट पोस्ट 1132 पोस्ट दिया है। और उसके बाद अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 105 पोस्ट यहाँ पे ग्रेड 1 के लिए, 8 पोस्ट ग्रेड 1 के लिए, 105 पोस्ट ग्रेड 3 के लिए दिया है। उसी प्रकार अगर हम बात करें पटना की तो पटना में मात्र टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 1 पोस्ट निकला है और 220 पोस्ट ग्रेड 3 के लिए निकला है। प्रयागराज में 131 पोस्ट निकला है हमारे कहाँ ग्रेड 1 के लिए, 207 पोस्ट निकला है ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर रांची की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 पोस्ट ग्रेड 1 के लिए और 321 पोस्ट हमारा ग्रेड 3 के लिए। उसी प्रकार सिकंदराबाद की बात करें तो आप देख सकते हैं 76 पोस्ट ग्रेड 1 के लिए और 668 पोस्ट ग्रेड 3 के लिए निकला है। उसी प्रकार हमारे यहाँ पे सिलीगुड़ी की बात करें तो 18 पोस्ट सिलीगुड़ी में हमारे ग्रेड 1 के लिए, 65 पोस्ट हमारे ग्रेड 3 के लिए निकला है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पे 30 पोस्ट
निकला है ग्रेड 1 के लिए, 248 पोस्ट निकला है ग्रेड 3 के लिए। तो इसी प्रकार ये सभी चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा बताया हूँ अच्छे से, और इसके जोन सिलेक्शन और आपका पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको स्पष्ट बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हमेशा आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।